नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और इस वक्त इधर पर असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य के इंटरव्यू चल रहे हैं। हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। और ये अभी-अभी इंटरव्यू देके बाहर आए हुए हैं, तो ये आपको बताएँगे कि इनका इंटरव्यू कैसा रहा, इनसे कैसे-कैसे प्रश्न पूछे गए। सर हमारे व्यूअर्स को अपनी थोड़ी जानकारी दीजिए, आप कहाँ से हैं, आपका क्या नाम? मेरा नाम मधुसूदन मिश्रा है। मैं रीवा जिले एमपी का रहने वाला हूँ। आपका किसके बोर्ड में इंटरव्यू था और कितने मेंबर थे? के शर्मा सर के बोर्ड में था मेरा, और उसमें 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे और 1 वो थे। तो जैसा कि आप इंटरव्यू के लिए अंदर गए, तो आपसे किस-किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, थोड़ा क्रमबद्ध बता सकते हैं? जी सर, सवाल तो बहुत सहजता से पहले उन्होंने पूछा कि कंफर्टेबल हो गए आप, पूछना शुरू करें? मैंने कहा हाँ, कंफर्टेबल हो गया सर, पूछिए। तो उन्होंने पहला सवाल ये किया कि गीतांजलि एक रचना है, आप जानते हैं इसके बारे में? मैंने कहा हाँ, गीतांजलि रवीन्द्रनाथ टैगोर की कविता है। तो उन्होंने कहा हाँ, इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। ये किस भाषा में लिखी गई? मैंने बताया ये बांग्ला भाषा में लिखी गई। उन्होंने कहा अंग्रेजी में इसका अनुवाद किसने किया है? मैंने बताया कि एक अनुवाद तो उन्होंने खुद ही किया है। तो फिर उन्होंने सवाल किया कि जो प्रति नोबेल पुरस्कार के लिए भेजी गई, उसका अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? मैंने कहा ये जानकारी मुझे नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर एक सवाल उन्होंने रीवा से किया, कह रहे हैं आप रीवा के हैं, तो कृषि को लेकर के कोई डाक टिकट जारी हुआ है, तो आप बता सकते हैं किस उत्पाद के बारे में है? तो मैंने कहा कि मैंने ये वर्ड नहीं पढ़ा है। फिर उन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया कि आप सवाल इनसे पूछिए। तो उन्होंने आपसे किस-किस प्रकार के कैसे-कैसे प्रश्न पूछे? उन्होंने बहुत सामान्य सवाल पूछे और कुछ व्याकरण के सवाल, कुछ साहित्य के सवाल। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि मधुसूदन आपका नाम है, तो मधु लगा कर के 5 शब्द आप बनाइए। तो मैंने 5 शब्द सोच-सोच कर के उन्हें बताए। फिर उन्होंने सवाल किया कि आपका एमफ़िल नागरिक चारणी पत्रिका पर है? तो मैंने कहा जी सर। उन्होंने कहा कि इसके संपादक कौन थे? कोई एक संपादक, तो मैंने कहा श्याम सुंदर दास इसके संपादक थे। उन्होंने कहा पहले संपादक कौन थे इसके? तो मैंने कहा श्याम सुंदर दास ही थे और एक संपादक मंडल था। उन्होंने कहा कुछ और नाम आप बता सकते हैं उसमें कौन-कौन थे मंडल में? तो मैंने 1-2 नाम बताए। उन्होंने कहा ठीक है। फिर अगले नंबर को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उन्होंने भी पूछा कि आपका प्रिय विषय कौन-सा है? हिंदी साहित्य में क्या पढ़ते हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं बघेली की आधुनिक कविताओं पर पीएचडी कर रहा हूँ, तो वो मेरा विषय है। उन्होंने कहा कि ये ठीक है, और आप क्या पढ़ते हैं? तो मैंने बताया कहानी उपन्यास पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कहानी ज़्यादा पढ़ते हैं, उपन्यास ज़्यादा पढ़ते हैं? मैंने कहा उपन्यास में ज़्यादा रुचि थी एक समय में। उन्होंने कहा दोनों में फ़र्क क्या है, कहानी और उपन्यास में? और फ़र्क जो है वो ये मत बताइए कि एक बहुत बड़ा होता है, एक छोटा होता है, इसके अलावा कुछ बताइए। फिर मैंने कुछ कुछ उनको अंतर बताए अपनी समझ से। फिर उन्होंने कहा ठीक है, एक उपन्यास बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। तो मैंने बताया मैला आँचल उपन्यास पसंद है मुझे। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद के उपन्यास नहीं, उन्होंने फिर ये पूछा कि इसको आंचलिक उपन्यास कहते हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा क्यों? फिर मैंने बताया कि उसमें लोक की जीवन और संस्कृति है। उन्होंने कहा कि ये तो प्रेमचंद के उपन्यासों में भी है, गोदान में भी है, फिर वो आंचलिक उपन्यास क्यों नहीं है? तो मैंने कहा इसमें एक बड़ा अंतर भाषा का है, कि जिस तरह से भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है रेणु जी ने, वो भाषा प्रेमचंद की नहीं है। तो उन्होंने कहा प्रेमचंद की भाषा कैसी है? तो मैंने बताया कि वो एक तरह की शिष्ट भाषा है जिसमें हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू के प्रभावपूर्ण भाषा में लिखी गई है। तो उन्होंने कहा कि प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद की भाषा में क्या फ़र्क है? तो उसका अंतर भी मैं बताया अपनी समझ से कि जयशंकर प्रसाद की भाषा संस्कृतनिष्ठ है और उनकी उर्दू प्रधान है, जिसे हिंदुस्तानी उस समय कहते थे। कई लोगों ने तो प्रेमचंद की भाषा पर आरोप भी लगाया कि भाषा सही नहीं है। उन्होंने कहा ये भाषा की बहस जो है 60-70 साल तक चलती रही। फिर अचानक से एक कवि कुछ आए, लेखक आए जिन्होंने इस बहस पर विराम लगा दिया। तो मैंने कहा कि मुझे इस बारे में आइडिया नहीं कि वो कवि और लेखक कौन थे। उन्होंने कहा इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं? मैंने कहा नहीं, मैं इसको नहीं समझ पा रहा। फिर उन्होंने अगले मेंबर को ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि मधुसूदन नाम का अर्थ क्या है? समास विग्रह करके बताइए। फिर उन्होंने कहा ध्वनि जो है वो कैसे परिवर्तित हो जाती है, शब्दों की ध्वनि दूसरी होती है, फिर कुछ दिनों बाद दूसरी हो जाती है। मैंने कहा इसमें एक बड़ा अंतर मुख सुख का है। कहते हैं कि जो बोलने में आसान होता है, धीरे-धीरे लोग वही बोलते रहते हैं, तो वो मानक भाषा बन जाती है। तो उन्होंने कहा जैसे? मैंने कहा जैसे हिंदी में कई सारे संस्कृत के शब्द हैं जो अब हिंदी के रूप में बोले जाते हैं, और कई सारे शब्द हैं जो अभी मानक नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में वो वही मानक बन जाए जो अभी बोले जा रहे हैं। तो इस तरह से इंटरव्यू हुआ। और व्याकरण में कोई चीज़ पूछी गई हो? इनके अलावा तो व्याकरण में वैसे अलग से कुछ नहीं पूछा गया। यही सवाल था। मुझे ध्वनि विज्ञान एक सवाल था और एक 5 शब्द बनाने को लेकर के सवाल था। कोई लेखक की कविता या आपको पूछी गई हो इसका संधि विच्छेद या और कुछ करवाने, या कुछ कोई आपसे कविता पूछी गई हो? हाँ, एक कविता पूछी गई,
एक मेंबर ने मुझसे सवाल किया कि नई कविता का कोई एक कवि बताइए, तो मैंने बताया मुक्तिबोध। तो कह रहे हैं आपको सबसे पसंद कौन है नई कविता? मैंने कहा मुक्तिबोध की कविताएं पसंद हैं। तो उन्होंने कहा ब्रह्म राक्षस की कुछ पंक्तियां सुनाइए। तब मैंने 2-3 पंक्तियां 4 पंक्तियां सुनाई। फिर उन्होंने तुरंत कहा कि तार सप्तक, किस तार सप्तक में थे मुक्तिबोध? तो मैंने बताया पहले तार सप्तक में। फिर उनका दूसरे में कौन था, तीसरे में कौन था, रघुवीर सहाय किसमें थे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पहला तार सप्तक कब आया, चौथा तार सप्तक का है। मतलब 7-8 सवाल लगातार उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप मुझसे इस तरह के किए, तो जिनका जवाब मुझे पता था मैंने दिया। बस। जैसा कि आप रीवा जिले से थे, वहां से कोई कवि या कोई ऐसी चीज निकल के बाहर आई हो हिंदी साहित्य में, उस प्रकार का कोई प्रश्न? नहीं, रीवा जिले से स्पेशल हिंदी में कोई सवाल नहीं हुआ। एक सवाल वही कृषि वाला हुआ था शुरू में। फिर उसके बाद मैंने बताया कि मेरा बघेली की आधुनिक कविताओं पर पीएचडी है। तो उन्होंने इससे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन कहा कि बघेली किस अपभ्रंश से आई है, तो उसका मैंने बताया। तो उन्होंने कहा कि और कोई भाषा है? मैंने कहा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तीनों अर्धमालवीय अपभ्रंश से आई हैं। आपके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ पूछा गया? नहीं, एक्सपीरियंस के बारे में तो पहला ही सवाल जाते ही जैसे मैं वहाँ बैठा, तो उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। तो पूछा कि आप लेक्चरर हैं जीआईसी? मैंने कहा हाँ। उनका आपका वेतनमान क्या है? तो मैंने कहा 50,500 बेसिक है मेरा। तो उसके बाद उन्होंने कहा डीए आप कितना पाते हैं इसके ऊपर? मैंने कहा 53%। कह रहे हैं वो डीए तो हमारा भी नहीं है ये तो आप केंद्र सरकार का वेतनमान ले रहे हैं। तो मैंने कहा जी हाँ, थोड़ा सा हंसी मजाक जैसा। फिर सवाल पूछने उन्होंने शुरू कर दिए। तो आपको कैसा लगा, अंदर का माहौल कैसा है, वो क्या जानना चाह रहे हैं अभ्यर्थियों से? माहौल तो बिल्कुल अच्छा है। कोई अगर ये सोच के जा रहा है कि बहुत तनाव है, बहुत कठिन सवाल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सामान्य से सवाल वो पूछ रहे हैं और सहज करके पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत गुस्सा के सवाल पूछ रहे हों, बहुत कठिन सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हों, और जो नहीं आ रहा है उसको तुरंत छोड़ दे रहे हैं। उस सवाल में कोई वो नहीं है। कितना देर तक चला आपका इंटरव्यू? अब समय घड़ी ना तो अंदर लगी थी ना तो बाहर लगी थी। फिर भी 10 मिनट, 12-15? ऐसे 10-15 मिनट, 15 मिनट के लगभग चला होगा, क्योंकि सारे लोग सवाल पूछ रहे थे। एक एक करके 4-5 लोग थे, तो लगभग मान लीजिए 15-20 मिनट से कम किसी का इंटरव्यू आज तो मैं नहीं देख रहा था। हर किसी का लगभग 15 मिनट 20 मिनट इंटरव्यू चल रहा था। और जैसा कि हॉबी में कोई कोई लिखता है कविता बोलना, कविता पढ़ना, उस प्रकार का कोई प्रश्न हुआ आपसे? नहीं, मैंने तो हॉबी में लिख रखा था कि बघेली साहित्य में विशेष अभिरुचि और इसी में शोधरत भी। तो ना तो उन्होंने मेरी हॉबी से सवाल किया, ना तो मेरे शोध से कोई सवाल किया अलग से। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।